Hello everyone. Today we discuss about typhoid. What is a typhoid fever? So let's start our discussion. So firstly, we covered some points like definitions, epidemiology, causative organism, predisposing factor, pathophysiology, clinical features, carrier state, investigations, complications, prevention, and treatment. So today we discuss all these points in typhoid fever. So first is our definition. What is a typhoid? Typhoid is an infectious disease caused by Salmonella typhi, which is a gram-negative non-spore forming bacilli. तो इन सिंपल लैंग्वेज साल्मोनेला टाइफाइड से जो है एक बैक्टीरिया है जिससे कि टाइफाइड फीवर होता है जो कि एक ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई है। इसकी एपिडेमियोलॉजी देखें तो टाइफाइड फीवर विच आर ट्रांसमिटेड बाय पीको ओरल रूट आर इम्पोर्टेंट कोज ऑफ फीवर स्पेशली इन इंडियन सबकंटिनेंट सब सहारन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। सो एपिडेमियोलॉजी देखी हमने तो टाइफाइड फीवर ज्यादातर आपको इन एरियाज में देखने को मिलेगा लाइक इंडियन सबकंटिनेंट सब सहारन अफ्रीका लैटिन अमेरिका। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉजेटिव इफेक्ट। तो कॉजेटिव फैक्टर्स है टाइफाइड बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी जो कि फूड और कंटामिनेटेड ड्रिंक के थ्रू आप में स्प्रेड करता है, कम्युनिटीज में स्प्रेड करता है। तो टाइफाइड जर्म्स आर कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम फूड और ड्रिंक कंटामिनेटेड विथ एक्सक्रीटा फ्रॉम कैरियर और पेशेंट। तो ये फूड और ड्रिंक को कैसे कंटामिनेट करता है? किसी पेशेंट जिसको पहले कभी टाइफाइड फीवर रहा हो और अभी भी टाइफाइड जो बैक्टीरिया है उसके इंटेस्टाइन में मौजूद है, जो कि उसके स्टूल के थ्रू पास होता है, जिसे हम कैरियर स्टेज कहते हैं। कि पेशेंट तो ठीक है, हेल्दी दिख रहा है, उसको टाइफाइड फीवर नहीं है, बट फिर भी वो अभी उस ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी में कैरी कर रहा है, जो कि अदर हेल्दी पर्सन्स को में स्प्रेड हो सकता है। और एक है एक्टिव इन्फेक्शन किसी पर्सन में अभी मौजूद है, जैसे कि कोई पेशेंट टाइफाइड से सफर कर रहा है, उसके एक्सक्रीटा के कॉन्टेक्ट में फूड या ड्रिंक आ गया। ठीक है। सो ये इस तरीके से हमारे फूड ड्रिंक को कंटामिनेट करते हैं और स्प्रेड करते हैं। द स्प्रेड इज फैसिलिटेटेड बाय पुअर एनवायरमेंटल हाइजीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एनवायरमेंटल हाइजीन है वो आपने कितना मेंटेन करके रखा है। अगर आप हेल्दी एनवायरनमेंट में रहते हो तो इस तरीके के बैक्टीरिया आपको अफेक्ट नहीं करेंगे, बट आप ऐसे ही लोकेलिटीज में रहते हो जहाँ पे आसपास बहुत कचरा है, गंदा पानी आता है, या फिर किसी की सीवेज लाइन जो है वो लीक हो रही है, जो कि आपके पीने के पानी को खराब कर रही हो। तो इस तरीके से जो है बैक्टीरिया स्प्रेड करता है और एक मेजर पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। नाउ predisposing factor. First is organism. A large number of organisms have to be ingested by healthy person to suffer from typhoid. ठीक है। अगर कोई पर्सन जो कि हेल्दी है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, तो उसको क्या रहेगा कि लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियाज के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। ठीक है। तब जाके वो टाइफाइड फीवर से अफेक्ट होगा। when smaller inocula may produce the disease if the organism are very virulent or if a resistance of the host is poor, but एकदम माइन्यूट या बहुत कम क्वांटिटी में आप बैक्टीरियाज हैं या फिर बस स्लाइट कांटेक्ट में आए हो आप साल्मोनेला टाइफी के और आपको टाइफाइड हो जा रहा है, इट मीन्स कि या तो वो जो बैक्टीरिया था वो मोस्ट वायरुलेंट, बहुत ज्यादा वायरुलेंट था, या फिर आप होस्ट इज पुअर, जो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी है, वो बहुत पुअर है। इसलिए आप थोड़े से कांटेक्ट में आने से भी टाइफाइड से सफर कर सकते हैं। बट अगर आप हेल्दी पर्सन है तो आपको लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट करना पड़ेगा, तभी वो आपको अफेक्ट कर पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, जिसका डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छा होता है, वो पर्सन कम बीमार पड़ते हैं एज कम्पेयर टू लो इम्यूनिटी पर्सन। नेक्स्ट इज स्टमक एसिडिटी। अब हमारी जो स्टमक जो रिलीज करता है HCl, जो हमने सुना है वहाँ का जो पीएच है बहुत एसिडिक होता है, एसिड रिलीज करता है फूड के डाइजेशन के लिए। तो वो एसिड किस तरीके से हमें साल्मोनेला से डिफेंड करता है वो अपन इसमें देखेंगे। द एसिड इन स्टमक डिस्ट्रॉय साल्मोनेला दैट इज इंजेस्ट। जैसे ही कोई पर्सन साल्मोनेला बैक्टीरिया को इंजेस्ट करता है थ्रू कंटामिनेटेड वाटर और फूड, तो HCl या स्टमक एसिड क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है। हेल्थ पेशेंट हैविंग alcohydria or who take a large amount of antacid to neutralize the acid in a stomach suffer more often from a typhoid. What do you mean? ये कोई पेशेंट है जिसमें HCl, जो नॉर्मल सिक्रीशन ऑफ HCl है, वो रिड्यूस हो गया है, डिक्रीज हो गया है, उतना नहीं हो रहा, तो क्या बोलते हैं उसके लिए टर्म है डिक्रीज HCl सिक्रीशन के लिए एक्लोरहाइड्रिया या नो एसिड इन स्टमक। तो इससे क्या है कि बॉडी में एसिड उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है नॉर्मली जितना होना चाहिए, या फिर पेशेंट जो है लंबे टाइम से एंटा एसिड ले रहा है टू न्यूट्रलाइज द एसिड।
कंडीशन में क्या है कि आपका स्टमक में उतना एसिड नहीं है या एब्सेंट है, तो वो डिस्ट्रॉय कर पाएगा क्या साल्मोनेला को? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास उसको किल करने के लिए एसिड ही नहीं है। तो क्या होगा कि इसके कारण भी जो है मोस्ट सारे पेशेंट को टाइफाइड होता है। ठीक है, तो कई बार अगर टाइफाइड फीवर लेके पेशेंट आता है तो आपको उसकी हिस्ट्री पता करनी है कि कहीं वो लंबे टाइम से एंटासिड्स तो नहीं ले रहा है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, जो उसका डिफेंस मैकेनिज्म जो एचसीएल काम कर रहा था एज अ डिफेंस, वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो एंटासिड्स ले रहा है। उसके बॉडी में जो उसका स्टमक है वो एसिड सिक्रेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको इजीली टाइफाइड फीवर हो सकता है। नेक्स्ट इज intestinal flora. The normal intestinal flora produces short chain fatty acids which are lethal to salmonella. मान लो आपके स्टमक में एसिड सिक्रेट नहीं हुआ प्रॉपर, वहां से तो आपने साल्मोनेला को किल नहीं कर। साल्मोनेला कहाँ पहुंच गया? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल फ्लोरा। तो क्या होगा, जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा आपने सुना होगा, जो नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी गट में ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं, बट वो कैसे बैक्टीरियाज होते हैं? हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं। वो हमारे इंटेस्टाइन को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करते हैं। तो ये जो हेल्दी गट बैक्टीरियाज है या इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, जो कि क्या काम करते हैं? जो लीथल होते हैं किसके लिए? साल्मोनेला के लिए। मतलब ये भी साल्मोनेला टाइपी बैक्टीरिया को किल करता है। व्हेन दीज आर रिड्यूस्ड बाय एंटीबायोटिक्स द पेशेंट इज मोर प्रोन टू टाइफाइड। जब पेशेंट लंबे टाइम से एंटीबायोटिक्स पे है या किसी और चीज के लिए वो एंटीबायोटिक खा रहा है लंबे टाइम से, तो ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है वो इतना नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो आपका नॉर्मल हेल्दी गट बैक्टीरिया होता है, उसको क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है एंटीबायोटिक्स। इसीलिए हमेशा एंटीबायोटिक्स के साथ आपने देखा होगा इंटेस्टाइनल फ्लोरा के लिए एक अलग से टेबलेट ली जाती है, जिसे या तो लैक्टिक बेसिलस करके एक टेबलेट होती है, या अब आजकल क्या है, एंटीबायोटिक्स के साथ ही मिक्स करने लग गए हैं उस लैक्टिक बेसिलाई को, जो क्या है, हमारा एक हेल्दी बैक्टीरिया जो गट के नॉर्मल फ्लोरा को मेंटेन करता है। ठीक है, इसलिए अगर लंबे टाइम से अगर कोई पेशेंट एंटीबायोटिक्स खा रहा है तो वो भी प्रोन है किसके लिए? टाइफाइड फीवर के लिए। दैट इज अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। नेक्स्ट इज और पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी, कि किस तरीके से जैसे आपने इंजेस्ट किया साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया को, तो वो बॉडी में जाके क्या रिएक्शंस देता है, क्या करता है कि आपको इस तरीके के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो फर्स्ट, इन इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक। जैसे ही आपने कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक को इंजेस्ट किया, ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी स्पेशली कहाँ? लिम्फोइड फॉलिकल्स और पेयर्स पैचेस में। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है ये बैक्टीरिया कुछ टाइम तक यहीं पे स्टे करता है। इनटेक विथ एंट्रोसाइट्स एंड एम सेल्स ड्यूरिंग 1 to 3 वीक ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये इंटेस्टाइन में कब तक रुकेगा? इसके इंक्यूबेशन पीरियड तक। ये इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान क्या कर रहा होता है? अपनी कॉलोनीज बना रहा होता है या फिर अपने ग्रोथ करता है इस टाइम में, 1 से लेके 3 वीक तक। क्या करता है? बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ करता है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ जिस टाइम पे होती है ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड, तो उस टाइम पे आपको डायरिया टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस टाइम पे फीवर नहीं आया पेशेंट को, जस्ट जो है एब्डोमिनल फीचर्स कुछ देखने को मिलता है, जैसे लाइक कि डायरिया हो रहा है पेशेंट को, और अदर कोई सिम्टम्स नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इस टाइम पे क्या कर रहा है आपका बैक्टीरिया? अपनी ग्रोथ कर रहा है। आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड बेसिलाई इंटर अ ब्लड स्ट्रीम। जैसे इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होता है इसका, ये बेसिलाई नंबर ऑफ बेसिलाइज बहुत ज्यादा ग्रो कर चुके होते हैं, अभी डायरेक्ट इंटर कर जाते हैं आपके ब्लड में। ब्लड में जाने से क्या होता है? जैसे ये ब्लड में जाता है, आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट पायरोजन रिलीज करने लगते हैं, और इस टाइम पे आता है आपको टाइफाइड फीवर। ठीक है, जैसे ब्लड में बैक्टीरिया एंटर किया, टाइफाइड फीवर आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब क्या, ब्लड तो हर जगह सप्लाई कर रहे हैं, तो ब्लड के थ्रू ये ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में पहुंचना है। जैसे अगर इंटेस्टाइनल लिम्फोइड टिश्यूज में है ये बैक्टीरिया, तो टाइफाइड इंटेस्टाइनल लीजन करवाता है, कि जो इंटेस्टाइनल लीजन देखने को मिलेंगे अगर वहां पर बैक्टीरिया कंटिन्यूस इंटेस्टाइन को रहा है, हार्म कर रहा है। देन मिजेंट्रिक लिम्फ नोड में प्रेजेंट जो टाइफाइड बैक्टीरिया है, वो हेमरेजिक लिम्फेडेनाइटिस कराएगा। लीवर में जाके ये कराता है फोकाई ऑफ पेरेन्काइमल नेक्रोसिस। तो लीवर की जो पेरेन्काइमा है उसमें फोकाई कुछ कुछ एरियाज में ये नेक्रोसिस प्रोड्यूस कराता है। जैसे ये आपका लीवर है, इसके पेरेन्काइमा में कुछ कुछ जगह पे ऐसे नेक्रोसिस कराता है। देन गॉल ब्लेडर में क्या करवाएगा? गॉल ब्लेडर भी ऐसे ही नीचे है, तो इसमें क्या करवाता है? कोलेसिस्टाइटिस करवाता है। ठीक है, स्प्लीन में क्या कराएगा? स्प्लीन में करवाएगा स्प्लीनिक रिएक्टिव हाइपरप्लेसिया। ओके, तो ये डिफरेंट ऑर्गन में इसका डिफरेंट तरीके से ये अफेक्ट करता है। जब नंबर ऑफ बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो फिर ये स्टूल में पास होने लगते हैं। ठीक है,
और यही जो बैक्टीरिया जो स्टूल के थ्रू पास हो रहे हैं, ये हेल्दी पर्सन ये स्टूल हमारे फूड या वाटर को किसी तरीके से कंटामिनेट करता है, और जब ये हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो फिर से यही साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइफाइड फीवर। नेक्स्ट है क्रोनिक कैरियर स्टेट। जैसे ऐसा कहा जाता है कि अगर टाइफाइड पेशेंट है, अगर एक बार टाइफाइड हुआ है किसी को, तो वो ठीक हो जाता है, उसके बाद भी वो कैरी करता है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को लॉन्ग टाइम तक। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि क्रोनिक कैरियर आर दोज हु एक्सक्रीट साल्मोनेला ऑर्गेनिज्म इन देयर फेकस फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। मतलब जो क्रोनिक कैरियर पेशेंट होता है, ठीक होने के बाद भी लगभग 1 साल तक, 1 ईयर तक क्या करता है, उस बैक्टीरिया को अपने फिकल मैटर में एक्सक्रीट आउट करता रहता है। यूजुअली दे आर अ टाइफाइड पेशेंट और पर्सन विद बिलियरी ट्रैक्ट डिसीज। तो कौन क्रोनिक कैरियर स्टेट में आते हैं? या तो जिनको टाइफाइड पेशेंट हो, जो टाइफाइड जिनको हो चुका हो, या फिर किसी को बिलियरी ट्रैक्ट डिसीज रही हो। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट जो है क्या करते हैं, कैरी करते हैं साल्मोनेला टाइपी बैक्टीरिया को लंबे टाइम तक, और अपने स्टूल के थ्रू इसको एक्सक्रीट आउट करते रहते हैं। द गॉल ब्लेडर सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, दिस कैरियर स्टेज इज एसिम्प्टोमेटिक। ठीक है, और गॉल ब्लेडर भी एक रिजर्वायर की तरह काम करता है, और इस टाइम पे किसी भी तरीके के सिम्टम्स नहीं होते, पेशेंट लुक हेल्दी ना, बट उसमें के गॉल ब्लैडर में साल्मोनेला टाइपी क्या है, प्रेजेंट है। इट में परसिस्ट फॉर लाइफ टाइम विदाउट एंटीबायोटिक्स और बिलियरी ट्रैक्ट सर्जरी। ठीक है, अगर हम किसी तरीके का एंटीबायोटिक्स या किसी तरीके की बिलियरी ट्रैक्ट सर्जरी नहीं होती है, तो पेशेंट में लंबे टाइम तक, लाइफ टाइम भी ये बैक्टीरिया परसिस्ट कर सकता है। रेयरली यूरिनरी कैरियर्स में भी प्रेजेंट, बहुत कम देखने को मिलता है, बट ऐसा है कि कई बार यूरिनरी कैरियर स्टेट भी देखने को मिलती है, मतलब यूरिन के थ्रू भी ये बैक्टीरिया जो है एक्सक्रीट आउट हो सकता है, बट रेयर है। ठीक है, तो ये थी हमारी क्रोनिक कैरियर स्टेट, कि जिसको टाइफाइड हुआ उसमें कम से कम 1 साल तक वो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। इफ गॉल ब्लैडर तक पहुंच गया है बैक्टीरिया, तो वो लाइफ टाइम रहेगा, अगर आपने कोई एंटीबायोटिक नहीं लिए या फिर किसी भी तरीके की बिलियरी ट्रैक्ट सर्जरी नहीं हुई है। ठीक है, तो ये था क्रोनिक कैरियर स्टेट ना। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं दो टाइप में आते हैं, एंटेरोकोलाइटिस फॉर्म में एंड एंटायरिक फीवर। तो enterocolitis the infection is usually localized in the small intestine and colon। तो enterocolitis के सिम्टम्स जब आते हैं, तो अभी जो बैक्टीरिया है अभी इंटेस्टाइन और कोलन वाले पोर्शन में ही प्रेजेंट है, अभी ब्लड में नहीं पहुंचा है। जो हमने इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ा था 1 to 3 वीक्स के बीच वाला ये टाइम समझ सकते हैं, या जैसे ही आप रिसेंटली इन्फेक्ट हुए हो और बॉडी में सडन जो चेंजेस आते हैं, वो सिम्टम्स जो है वो एंटेरोकोलाइटिस के हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका यूजुअली 12 to 72 आवर्स होता है। ठीक है, 12 to 72 आवर्स। इनिशियली आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, पेशेंट को हल्की सी ठंडी लगेगी। ठीक है, ये स्टार्टिंग के सिम्टम है कि थोड़ा सा उल्टी जैसा मन कर रहा है, कभी कभी वॉमिटिंग हो भी जाती है और हल्की सी ठंडी फील हो रही है। इसी के बाद वो बताएगा मुझे पेट में दर्द हो रहा है। डायरिया, डायरिया कैसा होगा, वाटरी ग्रीन और वेरी ऑफेंसिव स्टूल रहेगा। ठीक है, वाटरी ग्रीन ऑफेंसिव स्टूल पास करेगा पेशेंट इनिशियल स्टेज में। देन अगर कॉलन इन्वॉल्व होती है, तो कोलन के इन्वॉल्व होने से आपको ब्लड मिक्स्ड स्टूल देखने को मिलेगा विथ हाई फीवर। ठीक है, तो अगर इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट है तो आपको नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और डायरिया देखने को मिलेगा। इफ कोलन इज इन्वॉल्व, तो हमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, ब्लड मिक्स्ड स्टूल या और हाई फीवर। ये था एंटेरोकोलाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट इज एंटेरिक फीवर, जो एक्चुअल टाइफाइड फीवर होता है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, फीवर, हेडेक, प्रोस्ट्रेशन, कफ, स्प्लेनोमेगेली और ल्यूकोपेनिया। स्प्लेनोमेगेली मतलब एनलार्ज्ड स्प्लीन, ल्यूकोपेनिया मतलब है ल्यूकोसाइट्स की कमी, कम हो जाना। पेनिया वर्ड जहां पर भी आता है मतलब डिक्रीज होना। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है इसका, 7 to 14 डेज। तो इसे हमने अलग अलग इसमें डिवाइड किया है। फर्स्ट है फीवर। फीवर में क्या रहेगा, किस टाइप का फीवर रहेगा, कंटिन्यूअस टाइप ऑफ फीवर रहेगा। स्टेप लेडर पैटर्न में जो है इसका फीवर देखने को मिलता है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप लेडर पैटर्न टाइप ऑफ फीवर किस डिसीज में देखने को मिलता है आपको, तो वो है टाइफाइड फीवर। पर ये कब देखने को मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट वीक ऑफ फीवर में, बट इट मे बी रेमिनेंट टाइप। ठीक है, तो फर्स्ट वीक जो फीवर आ रहा है टाइफाइड फीवर, वो कंटिन्यूस टाइप है, स्टेप लेडर पैटर्न में आ रहा है। बट इसके बाद जो है ये जो फीवर है वो रेमिटेंट टाइप का भी हो सकता है। देन राइगर्स विथ स्वेट, ये जो दोनों सिम्टम्स हैं ये आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ये याद रखना है, मिक्स नहीं करना है। पीछे आपको चिल देखने को मिल रही थी एंटेरोकोलाइटिस में, बट टाइफाइड फीवर में राइगर्स और स्वेट एब्सेंट रहते हैं। इट इज यूजुअली अकम्पनीड बाय डल हेडेक। ठीक है, ऑलवेज टाइफाइड फीवर विद डल हेडेक। नेक्स्ट इज एब्डोमिनल सिम्टम्स क्या क्या आएंगे।
तो माइल्ड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, साथ ही नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन। पहले कॉन्स्टिपेशन होता है पेशेंट को, देन फिर डायरिया होता है, तो कॉन्स्टिपेशन फॉलोड बाय डायरिया, ठीक है। एंटेरोकोलाइटिस में डायरेक्ट डायरिया हो रहा था, वाटरी स्टूल था, ग्रीन था, ऑफेंसिव था। बट टाइफाइड फीवर में जो है पहले कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, देन डायरिया होगा। इसी के साथ हिपेटोमेगेली, स्प्लेनोमेगेली देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये क्या, ब्लड के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स में भी जाके इन्वेड हुआ है, तो वहां पर भी इसने पर्टिकुलर कुछ अफेक्ट किया उस ऑर्गन को। जैसे लीवर में उसने फोकाई पेरेन्काइमल नेक्रोसिस करवाया था, स्प्लीन में हाइपरप्लेशिया कराया था, तो इस वजह से क्या होता है यहाँ पे स्प्लेनोमेगेली और हिपेटोमेगेली देखने को मिलता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका टाइफाइड का, जो कि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल सकते हैं, रोज स्पॉट्स इरप्शंस। तो इसमें क्या होता है, दिस आर एरिथ्रोमेटस मैक्युलोपेपुलर लीजन, जो कि लगभग 2 से 4 के होते हैं। तो इस तरीके के पेपुलर मैकोपेपुलर रेसेस बन जाते हैं, ठीक है, जो कि रेडिश कलर के होते हैं। अब जब इसको प्रेस करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, व्हाइटिश या ब्लेंच कलर का हो जाएगा, ठीक। अभी जो रेड स्पॉट दिख रहा था उसको थोड़ा सा प्रेस करने पे वो ब्लेंच हो जाएगा, ये इसका स्पेसिफिक फीचर है। यूजुअली सीन ऑन द अपर एब्डोमेन, बैक एंड चेस्ट। कहाँ पर रहेंगे, एब्डोमेन, बैक एंड चेस्ट पे। दे अकर इन द फर्स्ट और सेकंड वीक। कब देखने को मिलेंगे रोज स्पॉट, शुरुआती दौर में, जैसे फर्स्ट और सेकंड वीक में आपको ये रोज स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज मिसलिनियस, कुछ अदर सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे खांसी हमने देखा था, कफ, कफ ड्यू टू टाइफाइड ब्रोंकाइटिस। टाइफाइड ब्रोंकाइटिस के कारण टाइफाइड फीवर में हमें कफ भी देखने को मिलता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। डायग्नोसिस कराएंगे हम पेशेंट की, तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में है। फर्स्ट वीक में हमें ब्लड कल्चर कराना है, सेकेंड वीक में एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे, जिसे विडाल टेस्ट हम बोलते हैं। तो जब भी टाइफाइड हमें जानना होता है कि पेशेंट को टाइफाइड है या नहीं है, तो हर कोई विडाल टेस्ट लिखता है, बट अलग अलग टाइम पे अलग अलग टेस्ट होते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट वीक में ही आ गया पेशेंट और आपको लग रहा है टाइफाइड हो सकता है, तो आपको ब्लड कल्चर कराना है। सेकेंड वीक में आता है तो आपको विडाल टेस्ट कराना है, तो रिजल्ट मिलेगा। और लेट आता है पेशेंट, तो थर्ड वीक में आता है तो स्टूल कल्चर कराएंगे। वहीं अगर फोर्थ वीक में आएगा तो आपको यूरिन कल्चर करानी है, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ टाइफाइड फीवर, ठीक है। तो क्या है इसमें, वीक्स के अकॉर्डिंग देखिए, फर्स्ट वीक में क्या सिम्टम्स आएंगे, सेकंड वीक में क्या सिम्टम्स आएंगे, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बट ये एक टेबल है जो इजीली याद हो जाएगी हमें, और बता रहेगा कि फर्स्ट वीक में अगर पेशेंट आ रहा है तो हमें किन सिम्टम्स के साथ मिलेगा, एंड ऑफ फर्स्ट वीक में आ रहा है तो किस टाइप के सिम्टम्स रहेंगे, सेकंड वीक में क्या रहेगा। तो उस, जब हम ये पता चल जाएगा सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, हम पता कर लेंगे कि जो टाइफाइड फीवर है किस स्टेज में, फर्स्ट वीक में है, सेकंड वीक में है, तो हम उस हिसाब से उसके डायग्नोसिस करा सकते हैं। जैसे अगर फर्स्ट वीक में आता है पेशेंट, तो फीवर, हेडेक, माइल्जिया, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वॉमिटिंग, ये नॉर्मल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वीक में आपको क्या कराना है, ब्लड कल्चर कराना है। एंड ऑफ फर्स्ट वीक, लगभग सेकंड वीक स्टार्ट हो गया है, तो उसमें आपको रोज स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं, स्प्लेनोमेगेली, कफ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डायरिया। तो इस कंडीशन में हम करवाएंगे क्या, विडाल टेस्ट सेकंड या फर्स्ट वीक के एंड में। एंड ऑफ सेकंड वीक मतलब लगभग थर्ड वीक, तो डिलीरियम, कॉम्प्लिकेशंस, देन कोमा और डेथ। क्या होता है, अगर आपने ट्रीट नहीं किया फर्स्ट और सेकंड वीक में पेशेंट को, तो थर्ड वीक तक पेशेंट की जो कंडीशन है बहुत वर्स हो जाती है। तो कई सारे पेशेंट्स जो होते हैं उनमें आपको डेलीरियम या फिर कॉम्प्लिकेशंस, बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलने लगते हैं, ठीक है, अगर आपने ट्रीट नहीं किया है। तो डेथ भी हो सकती है पेशेंट की ड्यू टू टाइफाइड फीवर, ओके। तो ये थे इसके क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशंस। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ब्लड कल्चर, तो कल्चर पढ़ लेते हैं क्या है। साल्मोनेला ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रो फ्रॉम ब्लड कल्चर और डॉट कल्चर ऑन मैककॉर्नीज एगार इन अ फर्स्ट वीक इन अ 90% पेशेंट, है ना। तो 90% पेशेंट में जो है ब्लड कल्चर के थ्रू आप साल्मोनेला ऑर्गेनिज्म को पता कर सकते हैं कि इसको टाइफाइड है या नहीं है, ठीक है। और उन्होंने कल्चर का मीडियम भी बताया है कि डॉट कल्चर या मैककॉर्नीज एगार में आपको पहले वीक में करना है। इन द सेकेंड वीक स्टूल कल्चर इज अ मोर रिलायबल, द ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो बी आइसोलेटेड इन द सम केसेस फ्रॉम यूरिन। कहीं केसेस में हमें देखने को मिला है कि ऑर्गेनिज्म जो है यूरिन से भी आपको आइसोलेट करने को देखने को मिला है, ठीक। देन है ल्यूकोपेनिया इज यूजुअली प्रेजेंट एक्सेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन और इन चिल्ड्रन। तो ल्यूकोपेनिया आपको टाइफाइड फीवर में देखने को मिलता ही है, ऐसा रेयरली होता होगा या कॉम्प्लिकेशन के स्टेज में, जहाँ पर ये नहीं देखने को मिलता होगा। नेक्स्ट इज सिरोलॉजी। सिरोलॉजी में क्या कराते हैं हम, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट डिटरमाइन द एग्लूटिनाइन अगेंस्ट सोमेटिक ओ एंड फ्लैचलर एच एंटीजन। तो जब भी आपने टाइफाइड की कभी रिपोर्ट देखी होगी, विडाल टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है उसमें टाइप पी ओ, टाइप पी एच ऐसा करके लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो ये क्या है, एग्लूटिनाइन
जो होते हैं एक तरीके से 2 अलग-अलग टाइप्स से हैं, जिसके थ्रू हम पता करते हैं कि अभी किस फॉर्म में ये एक्टिव बैक्टीरिया है। दिस टेस्ट इज़ नेगेटिव इन द फर्स्ट वीक, ठीक है? इसलिए फर्स्ट वीक में अगर आप विडाल कराते हैं तो कोई सेंस नहीं है, वो नहीं पकड़ पाएगा कि टाइफाइड फीवर है या नहीं है। पॉजिटिव आता है सेकंड और थर्ड वीक में, मे रिमेन पॉजिटिव फॉर प्रोलॉन्ग, और लंबे टाइम तक भी पॉजिटिव रह सकता है। हेंस अ सिंगल पॉजिटिव टेस्ट इज़ ऑफ नो डायग्नोस्टिक वैल्यू, बट अ डेमोंस्ट्रेशन ऑफ राइजिंग टाइटर इन अ पेशेंट ऑफ अ फीवर इज़ सजेस्टिव ऑफ टाइफाइड फीवर। तो ऐसा कहा गया है कि एक सिंगल पॉजिटिव टेस्ट आने से आप नहीं बता सकते कि इसको टाइफाइड ही है, बट उसके जो टाइटर लेवल है अगर बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो वो सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट को है टाइफाइड फीवर। नेक्स्ट इज़ द कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है? अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया टाइफाइड फीवर का टाइम से, या अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं बट आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं उसको, जब तक कि आप बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहे हैं, या फिर इंटरप्ट कर रहे हो ट्रीटमेंट को, कभी ले लिया, फिर रुक गए, फिर ले लिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कंटिन्यू बैक्टीरिया ग्रो करता रहता है और कुछ सीवियर टाइप के कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करता है। जैसे एब्डोमिनल कॉम्प्लिकेशंस देखें तो हमें देखने को मिलेगा हेमरेज, ठीक है? हेमरेज, परफोरेशन, टिम्पेनाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, स्प्लेनिक इंफाक्शन, ठीक है? हेमरेज में थोड़ा-सा देख लेते हैं। ये देखने को मिलेगा एंड ऑफ सेकंड वीक में, जिसमें क्या रहेगा, ब्लैक स्टूल, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन और डायरिया देखने को मिलेगा। तो ब्लैक स्टूल क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि इंटेस्टाइनल हेमरेज हो रहा है, ब्लड रिलीज़ हो रहा है, तो ब्लड जब स्टूल के साथ मिक्स्ड होके आता है, तो स्टूल का कलर कैसा हो जाता है? ब्लैकिश हो जाता है। हार्ट बीट बहुत बढ़ जाएगी, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन क्यों? क्योंकि कहीं से हेमरेज हो रहा है, ब्लड रिस रहा है ना? ब्लड लीक हो रहा है, तो बॉडी में हाइपोवोलेमिया की कंडीशन होगी और हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। एंड डायरिया, देयर इज़ अ नो एब्डोमिनल पेन और रिजिडिटी, और क्या है, इसमें किसी भी तरीके का आपको एब्डोमिनल पेन और रिजिडिटी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ये सिम्पटम्स देखने को मिलेगा। और ये है मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है टाइफाइड फीवर। देन है परफोरेशन, में अकर एट एंड ऑफ सेकंड वीक और थर्ड वीक। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट पेन इन द लोअर एब्डोमेन, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, हाइपोटेंशन एंड टेकिकार्डिया। तो इसमें क्या होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है? तो लोअर एब्डोमिनल पेन कहीं सारी डिसीजेज में देखने को मिलता है, बट टाइफाइड फीवर में भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ इसको वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, हाइपोटेंशन और टेकिकार्डिया भी मिलेगा। तो आपको देखना है, आपको डायग्नोज करना रहेगा कि ये परफोरेशन के कारण होने वाला पेन है या फिर और अदर कोई कारण हो सकता है इसका, ठीक है? और बाकी सब देख ही लिया था। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड? तो जनरल मेजर्स में आपको करना है, पहले तो पेशेंट को रेस्ट करवाना है। पेशेंट विद एंटेरिक फीवर मस्ट बी गिवन कंप्लीट बेड रेस्ट, ठीक है? पेशेंट को बोलो आराम करें, क्योंकि जितना पेशेंट आराम करेगा बॉडी उतनी जल्दी रिकवर करेगी। डाइट में क्या करना है, फर्स्ट फ्यू डेज आपको क्या करना है, सेमी सॉलिड डाइट देना है, जैसे दलिया वगैरह खाना है। लेटर लो रगेज हाई कैलोरी डाइट लाइक बनाना इज एडवाइज्ड, ठीक है? तो फिर फर्स्ट कुछ दिनों में, शुरुआती कुछ दिनों में आपको सेमी सॉलिड डाइट देना है, दलिया, चावल, खिचड़ी टाइप, और बाद में आप थोड़ी सी हाई कैलोरी डाइट दे सकते हो, ठीक है? जैसे बनाना वगैरह, जिससे कि बॉडी की एनर्जी बनी रहे। नर्सिंग केयर में क्या करना है, डिसइंफेक्शन ऑफ एक्सक्रीटा एंड बेड लिनेन इन अ 2% लाइसोल, ठीक है? जो भी पेशेंट है टाइफाइड से जो सफ़र कर रहा है, उसका प्रॉपर एक्सक्रीटा डिस्पोजेबल होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि कहीं भी वो एक्सक्रीटा अपना पास आउट कर रहा है, क्योंकि अगर वो कहीं भी करेगा किसी और के कॉन्टेक्ट में आने से, किसी कोई और हेल्दी पर्सन से कॉन्टेक्ट में आता है किसी भी तरीके से, तो उसको भी हो सकता है। तो प्रॉपर डिस्पोजेबल होना चाहिए एक्सक्रीटा का, या डिसइंफेक्शन होना चाहिए। जो भी बेड लिनिन वगैरह जो यूज़ कर रहा है, उसको 2% लाइज़ोल में आपको क्लीन करना है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वाइटल साइन मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि डायरिया हो रहा है पेशेंट को, इट मीन्स कि उसका जो बॉडी का फ्लूइड लॉस होने के कारण उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकती है, पेशेंट एग्जॉस्ट हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो उसको बनाए रखने के लिए आपको उसको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के सोर्स देते रहना पड़ेगा आपको। नमक शक्कर का घोल या इलेक्ट्रोलाइट उसको प्रोवाइड कराते रहना रहेगा। साथ ही आपको वाइटल साइन भी नोट करना है, क्योंकि हाइपोटेंशन तो नहीं हो रहा है, टेकिकार्डिया तो नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना है पेशेंट में। देन फीवर आ रहा है तो आप क्या करोगे, एंटीपायरेटिक दोगे, लाइक पैरासिटामोल वगैरह। कुछ एंटीबायोटिक यहाँ पे सजेस्ट की है, जैसे कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में ओरल और आईवी क्लोराम्फेनिकोल 500 mg 6 आवरली इन फर्स्ट वीक। अगर शुरुआती स्टार्टिंग है मतलब फीवर की, तो आप उसको दे सकते हो क्लोराम्फेनिकोल 500 mg हर 6 घंटे में, फॉलोड बाय 500 mg 8 आवरली फॉर 2 मोर वीक्स। कोट्रिमेज़ोल, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, ये अलग-अलग जो है एंटीबायोटिक्स दिए हैं, उनके डोसेस दिए हैं और किस तरीके से देना है, वो दिया है। बट ये कभी भी टाइफाइड फीवर अगर किसी को हो रहा है, तो हमें स्लाइड देख के या
गूगल पे सर्च करके मेडिसिन एडवाइस नहीं करना है, ना ही देना है। आपको डॉक्टर को दिखाना है, अभी पेशेंट किस कंडीशन में है, अभी उसे किस एंटीबायोटिक्स की नीड है, वो ध्यान में रखते हुए डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेंगे। ये जस्ट आपको जानने के लिए यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन टाइफाइड फीवर। जैसे आपने सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो अगर आपने सावधानी बरत ली है तो वो क्योर से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको वो बीमारी होगी ही नहीं, आपको क्योर की तरफ जाना ही नहीं है, क्योंकि आप पहले ही सावधानी रख रहे हो उससे। प्रिवेंशन सबसे पहले इम्प्रूव्ड सैनिटेशन एंड लिविंग कंडीशन। ठीक है, जो भी सैनिटेशन है, क्या आपको टॉयलेट्स क्लीन रखनी है, ठीक है, प्रॉपर एक्सक्रीटा डिस्पोज होना चाहिए, आपका डिस्पोजेबल होना चाहिए, डिसइंफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ टाइफॉइड। ठीक है, वो हमारे हाथ में, वो कैसे कि भैया, जो पहले गांव में लोग बाहर टॉयलेट के लिए जाते थे, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते थे किसी भी तरीके के कंटामिनेशन के या कंटेजियस डिसीजेस के, जो कि आजकल नहीं है, क्योंकि आप आजकल सबके यहाँ टॉयलेट है। तो बस यही है कि प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए आपके एक्सक्रीटा का, ठीक है, जिससे कि कोई और हेल्दी पर्सन उससे अफेक्ट ना हो। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग पर्सनल हाइजीन, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, एडिक्वेट वाटर प्रोटेक्शन, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोरियन क्रोनिक कैरियर। ठीक है, तो जो क्रोनिक कैरियर स्टेट पढ़ी थी अपन ने, तो उसके लिए भी पता होना चाहिए, आप आइडेंटिफाई कर पाए कि इस पर्सन को कभी टाइफाइड हुआ था, ये क्रोनिक कैरियर की स्टेज में है, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना, आइसोलेट करना, उसको प्रॉपर ट्रीट करना है, ताकि वो फर्दर किसी में इन्फेक्शन को ट्रांसमिट ना करे। Travelers to countries where enteric infection are endemic should be inoculated with one of the 3 available typhoid vaccines. ठीक है, तो अगर कहीं अदर कंट्रीज में ट्रेवल कर रहे हो, कुछ हो रहा है, तो आपको टाइफाइड की वैक्सीन होती है, आप वो भी ले सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस। तो बस यही था आज का हमारा टाइफाइड फीवर। थैंक यू। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।